हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे थे सामान्य हिंदी की कक्षाओं को, जहाँ पर हमने पहली क्लास में देखा था वर्ण, विचार, स्वर एवं व्यंजन। ठीक है, वर्णों के बारे में देखा, स्वर और व्यंजनों को समझा। वहीं आज हम देखेंगे वर्णों के वर्गीकरण के बारे में। जैसे सघोष, अघोष आपने सुना होगा, अल्प प्राण, महाप्राण आपने सुना होगा। इसको जानेंगे कि कहाँ से शब्दों का उच्चारण होता है, किस भाग से शब्दों का उच्चारण मुंह के अंदर होता है। यही सब आज जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का वीडियो रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना हिंदी की क्लास सेकंड, वर्गों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, वर्गों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। कितनी प्रकार से? दो प्रकार से ऐसे किया जाता है कि जो वर्ण हमारे मुंह से निकलते हैं, पहले प्रकार में हम देखते हैं घोष के आधार पर। घोष का अर्थ होता है कंपन। जो हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं गले में, जहाँ से आवाज़ें या ध्वनियाँ निकलती हैं, वहाँ पर जो कंपन होता है, उस कंपन से जो निकलते हैं स्वर्ण, उस कंपन के आधार पर हमने बांटा है घोष और सघोष, जिनमें कंपन होता है, जिनमें कंपन नहीं होता है। इस आधार पर पहला वर्गीकरण किया है हमने वर्णों का। दूसरा जो आधार हमारा है वो है, देखिए, प्राणत्व के आधार पर। और जो हमारा प्राणत्व का आधार होता है उसका अर्थ होता है, देखिए, प्राणत्व के आधार का अर्थ है वायु के आधार पर। किसी भी वर्ण को बोलते समय या ध्वनि को मुंह से बाहर निकालते वक्त हमारे प्राणों से, मतलब हमारे स्वर तंत्रियों के से जो वायु बाहर निकलती है, ठीक है, उस वायु के आधार पर हमने वर्णों को बांटा है। मतलब पहला आधार था जो कंपन हमारे गले में या स्वर तंत्रियों में होता है, और दूसरा आधार था जो वायु हमारे मुंह से बाहर निकलती है। तो इसी के आधार पर हम पढ़ेंगे। आप ध्यान से देखिए, रिपीट कीजिए, सुनिए ध्यान से, आपको समझ आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए मैं बताऊंगा आपको कि कौन से वर्ण घोष हैं और कौन से अघोष, कौन से अल्प प्राण और कौन से महाप्राण। अगर इस चार्ट से आपको समझ नहीं आएगा तो मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। ट्रिक के माध्यम से तो आपको याद हो ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों कंपन के आधार पर। ठीक है, तो देखिए, जो स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, जो हमारे गले में कंपन होता है, उसके आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है। मतलब जो हमारा कंपन का आधार होता है उसके आधार पर दो भागों में। पहला होता है घोष या सघोष। मतलब घोष का मतलब होता है कंपन और सघोष का मतलब कंपन सहित। ठीक है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन होगा उन्हें घोष या सघोष कहेंगे, और जिन वर्णों के उच्चारण करते समय कंपन नहीं होगा उन्हें अघोष कहेंगे। ठीक है, तो हिंदी के वे वर्ण जिनको बोलते समय कंपन नहीं होता है, जैसे अघोष, कंपन नहीं होता है, वो अघोष है। तो हम अघोष को पहले देखेंगे। तो प्रत्येक जो वर्ग होता है, मैंने आपको बताया था वर्गीय व्यंजन। ठीक है, और जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, मैंने 5 वर्ग बताए थे। तो ये जो 5 वर्ग होते हैं, इनका जो पहला और दूसरा अक्षर होता है, जैसे क वर्ग में क और ख, ये अघोष होंगे। च वर्ग में च और छ, ज वर्ग में ज और झ, है ना। ऐसे ही ट वर्ग में ट और ठ, और जो प वर्ग होता है प और फ। तो ये आगे के दो जो शब्द होते हैं ये हमेशा अघोष होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन हमेशा अघोष होता है। और उसी के साथ साथ जो हमारे क्या हैं, जो हमारे हैं ऊष्मीय व्यंजन, सौ, मतलब तालव्य सौ, मूर्धन्य सौ और दंत्य सौ, ये तीनों भी अघोष होते हैं। जबकि इनके साथ जो अन्य ऊष्मीय व्यंजन है वो है हो अघोष नहीं होता है, ये आपको याद रखना। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन और ऊष्मीय व्यंजन के तीनों सौ, ये अघोष होते हैं। इनको छोड़ के सभी चीज़ें सघोष होती हैं। सभी चीज़ें कौन हो गई? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, सभी ऊष्मीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और हो, सभी अंतस्थ व्यंजन, य और लौ है ना, अंतस्थ व्यंजन कल पढ़ाए थे, वरना अगर आपने पढ़ी नहीं है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। य और लौ अंतस्थ व्यंजन है। तो चारों के चारों अंतस्थ व्यंजन और हो, ये सभी सघोष हैं। और जो स्वर होते हैं हमारे अ से लेकर, है ना, लास्ट अ तक, वो सभी स्वर क्या हैं? वो भी सघोष या घोष में आते हैं। अगर यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा तो आगे ट्रिक है, अच्छे से समझाया गया है। यहाँ पर आप सिर्फ अपने नोट्स मैंने बना के रख सकते हैं, लिख सकते हैं, एक मतलब थियोरटिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर इसे याद करना। याद करने का मैं तरीका आगे आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अघोष में हमने देखा पहला दूसरा वर्ण और ऊष्मीय व्यंजन के तीनों सौ, और सघोष में हमने देखा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण एवं सभी अंतस्थ व्यंजन, य और लौ, इसके बाद अंत में हो के साथ सभी स्वर, ये आते हैं घोष अघोष में।
अब दूसरा आधार देखिए, दूसरा आधार है प्राणत्व के आधार पर भी वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। जो वायु हमारे मुंह से निकलती है उसके आधार पर भी हमने वर्णों को दो भागों में बांटा है। एक अल्प प्राण जब हमारे मुंह से कम वायु बाहर निकलती है, और एक महाप्राण जब अधिक वायु मुंह से बाहर निकलती है। तो ठीक है, तो अल्प प्राण जो व्यंजन हैं जिनमें कम वायु मुंह से बाहर निकलती है, आप बोल के देख सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। ठीक है, इसे प्रैक्टिकली किया जा सकता है। तो जो अल्प प्राण में आएंगे, प्रत्येक वर्ग का, वर्ग फिर वही क है ना, जो क च ट त प, ये 5 वर्ग हैं, इनके प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा सभी विषम जो संख्याएं होती हैं, पहली, तीसरी और पांचवी, ये सब क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। य र ल व मतलब सभी अंतस्थ व्यंजन, ये भी अल्प प्राण होंगे, और सभी स्वर अल्प प्राण होंगे। समझ गए आप? और बचे हुए होंगे महाप्राण। अल्प प्राण हो गए सभी असम संख्याएं, जो विषम संख्याएं जो होती हैं, पहली, तीसरी और पांचवी वर्गीय व्यंजनों में। इसके बाद सभी अंतस्थ व्यंजन, य र ल व और सभी स्वर, ये अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण होते हैं, देखिए बचे हुए दूसरा और चौथा वर्ण, वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण, और सभी ऊष्मीय व्यंजन, स, श, स और ह, मतलब तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह, ये सभी महाप्राण होंगे। अलग अलग पढ़ने पर कन्फ्यूजन नहीं होता है, लेकिन जब हम सघोष और अघोष और अल्प प्राण और महाप्राण चारों को साथ पढ़ते हैं तब जाके कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि कुछ शब्द अघोष, हम कन्फ्यूज होते हैं कि ये बात अघोष की हो रही है या अल्प प्राण की हो रही है, महाप्राण की हो रही है या सघोष की हो रही है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अब आपको आगे ट्रिक देखनी है, बिल्कुल ध्यान से, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले लिख देना है। क्या आपको सबसे पहले लिखना है, एक तरफ लिखना है आपको अघोष। ठीक है, आप लिख के प्रैक्टिकल कीजिएगा। यहाँ पर मैंने पूरा पहले ही लिखा हुआ है, आपको कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप लिखेंगे सघोष, फिर लिखेंगे अघोष और फिर लिखेंगे सघोष, अ से अघोष फिर सघोष। ठीक है, फिर लिखेंगे नीचे कुछ दूरी पर अल्प प्राण एवं दूसरी जगह महाप्राण। ठीक है, इतनी दूरियाँ रखेंगे। पहले अ वाली चीज़ें आएंगी, याद रखना, पहले अघोष और अल्प प्राण, फिर दूसरी जगह सघोष और महाप्राण, ऐसा आप करेंगे। ठीक है, अब देखिए अघोष होता है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ऐसा आप लिखेंगे, और बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है सघोष, ये आपने लिख लिया। ये आपको याद करना है, अघोष मतलब पहला और दूसरा, और तीसरा और चौथा पांचवा सघोष में। ठीक है, अब अल्प प्राण में आपने लिखना है इवन, जो हमारे ऑड नंबर है, सॉरी, 1, 3 और 5। ठीक है, वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा जो नंबर होगा वो अल्प प्राण होगा, और दूसरा और चौथा होगा महाप्राण। इतना क्लियर करके सोच लेना है आपने एक बार। ठीक है, सिर्फ इतना ही करना है आपने अघोष और सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण, ये चार दिशाओं में लिखने हैं। अघोष के नीचे आप लिखोगे पहला वर्ण और दूसरा वर्ण जो अघोष होते हैं प्रत्येक वर्ग के, और सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, अल्प प्राण में लिखोगे आप और जो नंबर होते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होते हैं, ये वर्गों के होते हैं। ठीक है, जो क से लेकर मौ तक होते हैं, और महाप्राण में 2 से 4। अगर आपको पता नहीं है वर्गों के व्यंजन कैसे होते हैं, तो वर्गीय व्यंजन हमने कल आपको लिखाए हैं, आप पहला वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसके बाद बात आती है अन्यों की। तो अब आप अल्प प्राण के नीचे लिखेंगे य, र, ल, वो। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, य, र, ल, वो लिखा, और महाप्राण के नीचे लिखेंगे तीनों सौ, जो तीनों उसमें व्यंजन है 100। हो नहीं लिखेंगे, याद रखना, हो नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आपने लिखा य, र, ल, वो इस तरफ और 100, 100, 100 इस तरफ। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब आप तीर का निशान डालेंगे इस तरफ, ऐसे, और इस तरफ जैसे डाले गए हैं यहाँ पर। ये तीर का निशान ये बताते हैं कि जो य, र, ल, वो यहाँ पर अल्प प्राण हैं, वो सघोष के आधार पर, अघोष सघोष के आधार पर सघोष हैं, मतलब घोषत्व के आधार पर वो सघोष हैं। ठीक है, और जो तीनों 100 यहाँ पर लिखे गए हैं महाप्राण में, वो घोष के आधार पर अघोष हैं। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। जो अल्प प्राण थे तीनों य, र, ल, वो वहाँ सघोष हो गए, और जो यहाँ पर तीनों 100 थे वो वहाँ अघोष हो गए। ये एक ट्रिक है, इसको आपको दिमाग में बैठाना है। बाकी जो वर्गीय व्यंजन है वो तो हैं ही हैं जहाँ पर भी हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब जो ह होता है, ह देखिए, ह महाप्राण होता है और सघोष होता है। सिर्फ ह ऐसा व्यंजन है जो महाप्राण होते हुए भी
सघोष होता है। सिर्फ ह ही ऐसा है, तो इसे आप याद कर सकते हैं। और जो सभी स्वर होते हैं वो अल्प प्राण और सघोष होते हैं, तो स्वर भी आप लिखेंगे, यहीं पर लिख देंगे। स्वर भी इन्हीं में आते हैं, जाओ योर और लो वो हाँ, जहाँ पर वहाँ पर आप स्वर भी लिख सकते हैं, सभी स्वर। तो सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं एवं साथ साथ सघोष भी होते हैं। तो ये है आपकी ट्रिक, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस वीडियो को पीछे जाकर देख सकते हैं, तभी आपकी समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा टफ है लेकिन यही सही है। अब देखिए अगला हमारा भाग है, इसमें हम देखेंगे उच्चारण के स्थान पर वर्ण। हमारे मुँह में 5-6 जगह जो उच्चारण स्थान होते हैं, बहुत सारे उच्चारण स्थान हैं लेकिन जो मुख्य हैं वो 5 हैं। उन 5 उच्चारण स्थानों से एवं कुछ अन्य जगहों से शब्द निकलते हैं या उनकी सहायता से शब्द बोले जाते हैं, शब्द नहीं वर्ण। ठीक है, वर्णों को बोलने के लिए जो मुँह के भीतर बहुत सारे स्थान होते हैं वहाँ से सपोर्ट मिलता है, तभी जाके वर्ण बोले जाते हैं। तो यही हमने देखना है। देखिए जो वर्ण हमारे मुँह से निकलते हैं वो 5 जगहों से मूल रूप से निकलते हैं। सबसे पहले कंठ्य से निकलते हैं, कंठ्य मतलब गला, गले से शब्द निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद तालव्य, तालु, तालु वो हिस्सा है जो जीभ से, जीभ जिसको हम जीभ से ऊपर टच करते हैं अपने नाक वाले नीचे हिस्से को, मतलब कुल मिला के मुँह के अंदर की छत को, मुँह की जो छत होती है उसे तालव्य कहते हैं। मूर्धन्य का अर्थ होता है, देखिए मुँह की अगली छत, मतलब जहाँ पर हम जीभ लगाएंगे दांतों के पीछे तो वहाँ पर कुछ निशान जैसे हमें मिलते हैं, तो वो है मूर्धा, मूर्धन्य। और चौथा होता है दंत्य, मतलब दांतों का पिछला हिस्सा, यहाँ से भी हम वर्ण बोलते हैं, यहाँ पर जीभ टच करके। और उसके बाद अंतिम रूप से आता है ओष्ठ, मतलब होंठों का प्रयोग करके। तो हमें यही देखना है कि यहाँ से कौन से शब्द निकलते हैं, किस शब्द का उच्चारण स्थान क्या है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि फलां फलां शब्द का उच्चारण स्थान बताइए, तो आपको बताना पड़ता है। तो ये मैंने आपको 5 बता दिए। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कौन सा वर्ग कहाँ से निकलता है, कौन सा वर्ण कहाँ से निकलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्गों की। 5 वर्ग हमारे पास हैं, बहुत आसान है। पाँचों के पाँचों वर्ग उसी क्रम से निकलते हैं जिस क्रम से हमारे मुँह में ये स्थान हैं। देखिए सबसे पहले हमारे मुँह के अंदर क्या है, गले में क वर्ग, सॉरी कंठ्य, तो कंठ्य से निकलता है क वर्ग। ठीक है, उसके बाद तालव्य है, तालु है। ठीक है, जो छत है मुँह की, वहाँ से चौ वर्ग, तो क के बाद चौई वर्ग आता है। उसके बाद मूर्धा की बात करेंगे तो मूर्धा जो दांत मसूड़ों के ठीक पीछे वाला हिस्सा है, जहाँ पर हम जीभ लगाते हैं दांतों के पीछे, तो वहाँ पर कुछ निशान से मिलते हैं मूर्धा, तो वहाँ से निकलता है टौ वर्ग। ठीक है, उसके बाद आते हैं दांत, आगे दांत हैं तो दांतों से निकलते हैं तौ वर्ग। ठीक है, दंत्य जिन्हें हम बोलते हैं। उसके बाद अंत में है होंठ, और अंतिम जो वर्गीय व्यंजनों का जो अंतिम जो रेखा है हमारी, जो मतलब जो श्रृंखला है, वो है पौ वर्ग की। तो सीधी सी बात है, जिस प्रकार हमारे गले से लेकर होंठों तक उच्चारण स्थानों का क्रम है, उसी प्रकार से क वर्ग से लेकर पौ वर्ग तक का क्रम भी है। तो बहुत आसान है, इसमें याद करने की कोई मतलब ज़रूरत ही नहीं है, ये वैसे ही हमें याद रहती हैं। हमें याद करनी है वे अन्य चीज़ें जो इससे अलग हैं। ठीक है, एवं हमें तरीके से भी याद करनी है। अब मैं आपको तरीके बताऊंगा इन अन्य चीज़ों को याद करने की। ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहला आता है ओ, तो ओ को हमने पहले ही वर्ग में रखा है, जो कंठ्य है। कंठ्य से जो ध्वनि निकलती है वो है ओ, और अगर ओ यहाँ है तो आ भी यहीं होगा। सीधी सी बात है, ओ आ समान ध्वनियाँ हैं, थोड़ा सा ही अंतर है, तो ओ और आ समान जगहों से निकलते हैं। और देखिए जो विसर्ग होता है वो ओ की सहायता से ही बोला जाता है, तो वो भी कंठ्य से ही निकलेगा। जब ओ वहाँ से निकला तो आ भी वहीं से निकलेगा। उसके बाद अहो, जो अह होता है वो विसर्ग है, और विसर्ग के लिए ओ जरूरी होता है, और ओ भी, वो विसर्ग भी वहीं से निकलता है, कंठ्य से। तो कभी प्रश्न आए कि विसर्ग कहाँ से निकलता है, तो विसर्ग भी कंठ्य से निकलने वाली ध्वनि है। ठीक है, उसके बाद आता है हो। देखिए हो, अब देखिए अहो में अंत में क्या आया, हो वाली ध्वनि आई ना अहो के अंत में। देखिए ध्यान से बोलिए, अहो तो मतलब हो, तो हो भी क्या हो जाएगा, कंठ्य से। तो कंठ्य से निकलने वाली 4 ध्वनियाँ कौन सी हैं, ओ आ अहो और हो। बहुत ही आसान ये है। ठीक है, इसके बाद तालव्य से, देखिए तालव्य से ध्वनियाँ निकलती हैं, उनमें सबसे आसान देखिए, पहले हमने कंठ्य को दिए स्वरों में से ओ और आ, तो तालव्य को हमने क्या दिए, ई और ई, जो तालु वाले हिस्से से वहाँ से ई और ई निकलती है। तो सीधी सी बात है, आसान है, कंठ्य को ओ और आ, और तालव्य को ई और ई हमने दिए। जो यो है वो ई से मिलता जुलता एक वर्ण है, तो यो भी तालव्य का था। और इसके बाद तालव्य शौ तो आपने सुना ही होगा बहुत बार, तालव्य शौ, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये शौ तालव्य ही होती है, इसका नाम ही है तालव्य शौ। तो देखिए तालव्य को हमने दिए ई और यो और सौ। अब बात आती है मूर्धा की। मूर्धा से टौ वर्ग तो सभी जानते हैं, टौ वर्ग
जब हम अपने दांत के पिछले हिस्से में, जो ऊपर मसूड़ों के ठीक पीछे वाला हिस्सा होता है मांस का, वहाँ पर जब हमारी जीभ टकराती है तभी टॉ वर्ग की ध्वनियाँ निकलती है। आप टॉ बोल के देखिए, जहाँ पर आपकी जीभ टकरा रही है वही है मूर्धा। ठीक है, तो टॉ वर्ग निकलता है, इसे मूर्धन्य कहते हैं, मूर्धन्य वर्ण है ये, टॉ मूर्धा से निकलते हैं। इसके बाद री भी देखिए वहीं आपकी जीभ टकराएगी, तो री भी मूर्धन्य से ही निकलती है। और इसके बाद मूर्धन्य सौ तो होगा ही होगा। ठीक है, मूर्धन्य सौ तो होगा ही होगा। तो ये बात हो गई मूर्धा की, बहुत ही आसान था, फिर से सुनिएगा तो समझ आएगा। चौथा है देखिए दांत से निकलने वाली, दांतों की सहायता से निकलने वाली ध्वनि, जिन्हें हम दंत्य कहते हैं। दंत्य के लिए देखिए हमने जिस वर्ग का यूज किया गया, जो वर्ग दंत्य से निकलता है वो है तौ वर्ग। आप देखिए तौ, थौ, दौ, धौ, ऐसा बोल के देखिए तो आपको दांतों को स्पर्श आपकी जीभ करेगी पीछे से, तो तौ वर्ग। और इसके बाद एक अन्य आती है सौ। ठीक है, आपको लिखना है ऐसे में, तभी आप समझ पाओगे, धीरे धीरे लिखोगे जैसे आप सुनोगे। सौ देखिए, इस सौ को कहते ही दंत्य सौ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सौ में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको बोलते ही उन्हीं के नामों से हैं, तालव्य सौ, मूर्धन्य सौ, दंत्य सौ। तो दंत्य का मतलब है सिर्फ तौ वर्ग ही यहाँ पर होगा, सौ को छोड़ दें तो। ठीक है, अब देखिए पांचवा आता है ओष्ठ। ओष्ठ में देखिए, ओष्ठ में आता है पहला तो पौ वर्ग। ओष्ठ मतलब होंठों के प्रयोग से जो शब्द बोले, वो वर्ण बोले जाते हैं, वो हैं पौ वर्ग के शब्द। ठीक है, पौ वर्ग के वर्ण। मैं शब्दों की जगह, वर्णों की जगह पे बहुत बार शब्द बोल रहा हूँ, इसलिए आप इसको मैनेज करिएगा। ठीक है, उनका मैं वर्ण बोलना चाहता हूँ। तो पौ वर्ण के सभी जो वर्ण हैं पौ वर्ग के, वो ओष्ठ से निकलते हैं। आप बोल के देखिए, आपके होंठों का प्रयोग होगा प, फ, ब, भ। उसके बाद ऊ। देखिए जब हम ऊ बोलते हैं तो हमारे होंठ गोले हो जाते हैं, होंठों का प्रयोग करना पड़ता है, तो इसीलिए ऊ भी होंठों से निकलते हैं। तो स्वरों की हम बात करें तो अ आ कंठे से निकलते हैं, ई तालव्य से निकलते हैं, री मूर्धन्य से निकलती है, जबकि ऊ ओष्ठ से निकलती हैं। बाकी हम 4 संयुक्त स्वरों के बारे में बात करेंगे, वो कहाँ कहाँ से निकलते हैं। ये जो थे वो नॉर्मल 5 स्थान। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे शब्द हैं जो 2 स्थानों से निकलते हैं या किसी अन्य स्थान से निकलते हैं। तो देखिए कंठ और तालु का प्रयोग करके भी कुछ शब्द निकलते हैं, हमारे कंठे से और तालव्य से, दोनों का यूज होकर कुछ शब्द निकलते हैं। तो वो हैं ए और आई। देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि अ और ई या आ और ई में जब संधि होती है तब जाके बनता है ए आई। तो इस कारण से दोनों जगहों का यूज होता है। तो कंठ और तालु से निकलने वाली ध्वनियाँ कौन सी हैं? ए आई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए कुछ ध्वनियाँ कंठ और ओष्ठ से निकलती हैं, गले और ओंठों का प्रयोग होकर, क्योंकि अ आ के साथ जब उ मिलते हैं। कैसे? जब अ आ के साथ उ और बड़ा ऊ, यहाँ पर बड़ा ऊ वहाँ था, ओ आ के साथ ओ ऊ और आ के साथ जब ऊ और बड़ा ऊ मिलते हैं तो तब जाके ओ और आउ बनते हैं। तो इस कारण इन ध्वनियों को क्या कहते हैं? कंठ धन ओष्ठ। मतलब कंठ और ओष्ठ से निकलने वाले शब्दों से मिलकर बने हुए हैं ये शब्द ओ और आउ। और एक बाहर से लिया गया है जिसका प्रयोग हम ओ के रूप में करते हैं। जैसे मतलब हमें बोलना हो, हमें अंग्रेजी के शब्दों में जब भी ओ की मात्रा बहुत बार लगानी होती है तो हम इसी का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर के ऊपर, वैसे तो वो डॉक्टर हो जाएगा, लेकिन जब ये लगता है तो वो डॉक्टर हो जाता है। ठीक है, तो ये। इसके बाद देखिए दंतोष्ठ, मतलब दांत और ओंठों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। तो एक ही वर्ण ऐसा है जो दांत और ओंठों की सहायता से बोला जाता है, वो है वो वर्ण ही दांत और ओंठों की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं दंतमूल, जो दांतों के मूल से बोले जाते हैं। जब दांतों के मूल पर जीभ टकराती है तभी ये बोले जाते हैं, नीचे वाले दांतों पर टकराती है जीभ, तो वह है रॉ और लॉ। देखिए रॉ और लॉ, ये दो ही वो शब्द हैं जो दंत मूल से मिलकर मतलब उच्चारित किए जाते हैं, रॉ और लॉ। इसीलिए इनको वर्त्स्य कहते हैं। ठीक है, वर्त्स्य, इसे हम इसलिए इन्हें वर्त्स्य भी कहा जाता है। वो ठीक है, रॉ तो सौ यो वर्त्स्य। ठीक है, इस रॉ को स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। तो ये थी कहानी यहाँ तक की। इसके बाद हर वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये पंचमा अक्षर होते हैं और इनके साथ नासिक के व्यंजन होते हैं और इनके साथ अंग भी नासिक्य होता है। तो अगर आपको इतना समझ नहीं आया तो इस वीडियो को फिर से देखना, बार बार देखना, मैंने ध्यान से बता रखा है। देखिए स्वरों में जैसे ओ आ जो हैं वो कंठ्य के हैं, ई जो हैं वो तालव्य के हैं, उ सीधी सी बात है ओष्ठ के होंगे, ये तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, और री मूर्धन्य का है, ये आपको याद करना है, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी हो आप याद कर सकते हैं, बाकी रॉ लॉ वो, बाकी तो सब नॉर्मल है। वर्ग तो वैसे ही है जैसे उच्चारण के स्थान है। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको समझ नहीं आया होगा तो फिर से देखना, जहाँ पर प्रॉब्लम होगी कमेंट्स करना। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम रेगुलर ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, हिंदी को कंप्लीट करेंगे। जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तभी हम इस सीरीज़ को पूरा कर पाएंगे।
जुड़े रहिए। धन्यवाद।